हे गाइस, दिस इज़ मोटिवी और आज हम एक नई बुक के बारे में बात करेंगे। बुक का नाम है बुक ऑफ वुमेन। बुक को लिखा है ओशो ने। अगेन ये एक तरीके से कंपाइलेशन है डिफरेंट डिस्कोर्सेस का, डिफरेंट चीज़ें जो ओशो ने बोली है स्पेसिफिक टू वुमेन। बट ये सिर्फ वुमेन नहीं, बाकी जेंडर पे भी, बाकी सिचुएशन पे भी एप्लीकेबल होती है। तो इसी के बारे में कुछ बात करेंगे। एंड ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए, इस बुक से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लोग कैसे सोचते हैं, चाहे वो वुमेन हो चाहे मेल हो। ओशो अपने आप में कहते हैं कि सोल का कोई जेंडर नहीं होता, सोल बहुत मेल है फीमेल है। उनसे एक स्टूडेंट आके पूछते हैं कि आप वुमेन के बारे में बात करते हो, आपको किसने हक दिया वुमेन के बारे में बात करने का। तो उनका जवाब यही होता है कि पिछले जन्म में मैं औरत भी रहा हूँ, पिछले जन्म में मैं मर्द भी रहा हूँ, तो मेरे को दोनों चीज़ों का अनुभव है। इसी वजह से मैं एक अच्छी अथॉरिटी हूँ इसके बारे में बात करने में। तो कुछ पॉइंट जो वो बोलते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वो बताते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ जो वो कहते हैं वुमेन के बारे में, वुमेन आर मोर सुपीरियर टू मैन। उनका ये स्टेटमेंट रहा है कि वुमेन मैन से ज़्यादा सुपीरियर है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दे कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। अब कोई लड़का किसी चाइल्ड को जन्म नहीं दे सकता, ठीक है, पर लड़की दे सकती है। और उनकी बॉडी बनी ही ऐसी है कि वो अपनी बॉडी में एक बच्चे को रख सकें और बच्चे को पैदा कर सकें। तो मेन रीज़न यही है कि अगर कोई ह्यूमन प्रोड्यूस कर सकता है तो वो अपने आप में एक सुपीरियर चीज़ हुए। मेल जो होते हैं वो एक ह्यूमन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते पर वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस वजह से वो कहते हैं कि फीमेल जो है वो सुपीरियर है। और इसी वजह से मेल को जेलसी हमेशा रहती है कि एक कमी रहती है उनके अंदर कि मैं कभी एक बच्चा नहीं प्रोड्यूस करता। उस डिपेंडेंसी को और उस इन्फीरियोरिटी को छुपाने के लिए मेल जेंडर ने काफ़ी हद तक वुमेन को डोमिनेट किया और वुमेन को नीचा दिखाया है, बस इसी कमी की वजह से कि उनको लगता है सबकॉन्शियसली कि वो इन्फीरियर हैं फीमेल के मुकाबले। और इस चीज़ से जो फीमेल जेंडर है उनको काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची है और इस ठेस को वो काफ़ी हद तक दिखाना चाहते हैं पर दिखा ही नहीं पाई है। तो कुछ चीज़ों पे हम बात करते हैं जिनके बारे में ओशो ने कहा है। सबसे पहले मैरिज के बारे में बात करते हैं। ओशो कम्प्लीटली अगेंस्ट थे मैरिज के। उनको लगता था कि मैरिज होना ही नहीं चाहिए, ओपन सोसाइटी होती है। मैरिज की कमियाँ बताते हैं कि मैरिज में जो बेस्ट टाइम होता है वो तब होता है जब शादी हो रही होती है और उसके बाद सब डाउन हिल ही जाता है। तो मैरिज एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है। वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत क्या है? अगर प्यार है तो तुम्हें एक साइन डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत है? हस्बैंड एंड वाइफ है। अगर ट्रस्ट है, अगर लव है तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और इन सब रीज़न की वजह से वो मैरिज के अगेंस्ट थे। अगर कोई एक साथ खुश नहीं है तो उनको फ्री होना चाहिए कि वो अपना अलग अलग जा सकें। इतने बाउंडेशन नहीं होने चाहिए कि इसी बंदे के साथ, इसी इंसान के साथ तुम्हें ज़िंदगी बितानी है। इन सब रीज़न की वजह से मैरिज के वो अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि मैरिज इज़ बेस्ड ऑन फॉल्स प्रॉमिस, ठीक है, कि हैप्पीली एवर आफ्टर रहेंगे। प्रॉमिस करते हो कि आई डू, कहते हो कि हाँ वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, पर हैप्पीली एवर आफ्टर की गारंटी कौन दे सकता है? हम आज हैप्पी रहने की गारंटी नहीं दे सकते। हमें आज नहीं पता है कि कल क्या होगा, तो हम हैप्पीली एवर आफ्टर की कैसे देख सकते हैं? तो एक तरीके से झूठा वादा है, ठीक है, शादी। इसलिए वो अगेंस्ट थे इस चीज़ के। लव के बारे में बोलते हैं कुछ चीज़ें ओशो की लव से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। लव इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। और ज़रूरी नहीं है आपको एक लड़की के साथ ही प्यार हो या लड़के के साथ ही प्यार हो। लव इज़ जेंडरलेस। वो आप किसी के प्रति भी फील कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति आप फील कर सकते हैं। और उस लव से आप क्या करोगे वो उसके ऊपर है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो कभी भी दिमाग प्यार नहीं कर सकता है। जो लव है वो इरैशनल प्रोसेस है, यानी उसमें दिमाग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिमाग की ज़रूरत हो रही है, आपको बताना पड़ रहा है कि मैं इन रीज़न की वजह से इस बंदे से प्यार करता हूँ, बंदी से प्यार करता हूँ, तो इसका मतलब ये है आपने कैलकुलेट करा है। आप लव नहीं कर रहे, आप दिल से नहीं चल रहे, आप दिमाग से चल रहे हो। एक तरीके से बिजनेस डील हो गई। तो लव है जो इरैशनल प्रोसेस है और लव है जो, लव से सुंदर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जो हमारी ज़िंदगी चालू होती है बच्चे की, वो लव से ही चालू होती है। और कुछ लोगों की लव से एंड हो जाती है, कुछ लोगों की लव से एंड नहीं हो पाती। और इतना आसान भी नहीं है प्यार करना, क्योंकि प्यार के लिए आपको एक तरीके से अपने दिमाग को पीछे छोड़ना पड़ेगा और अपने दिल की सुननी पड़ेगी। और दिल की सुननी पड़ेगी तो उन रास्तों पे चलना पड़ेगा जिन पे दिमाग कभी चलना नहीं चाहेगा, जिन पे मन कभी नहीं चलना चाहेगा, ठीक है। और एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए खुद पे और खुद की बीइंग पे, अपने दिल पे, कि वो जो आपको रास्ता दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है, जो एग्जिस्टेंस आपको रास्ता दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है। तो काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी लोग ज़िंदगी भर नहीं कर पाते हैं। कभी भी प्यार करने के लिए आपको खुद को जानना ज़रूरी है। अगर जब तक आप खुद को नहीं जान पाओगे, आप दूसरों को जान ही नहीं सकते और ना जानने की कोशिश कर सकते हो। अब जो भी समझोगे दूसरों को वो गलत ही होगा, वो एक परसेप्शन के थ्रू आएगा या लेंस के थ्रू आएगा। जब आप खुद के बीइंग को अंडरस्टैंड करोगे, असली में आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप क्या पसंद करते हो, क्या ना पसंद करते हो, आपको कहाँ जाना है, जब तक आप ये चीज़ें नहीं पहचानोगे, आप किसी और को समझ कैसे सकते हो, किसी और को जान कैसे सकते हो, ये कैसे मान सकते हो कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो क्या पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं। एक तरीके से सुपरफिशियल हो गए।
ठीक है। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, जब तक आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे, जब तक आप अपने दिल की नहीं सुनोगे, जब तक आप अपने मन को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं समझोगे, तब तक आप प्यार कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप एक तरीके से खुद जागरूक नहीं हो आपकी असली वास्तविकता क्या है। अब ओशो चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं। चिल्ड्रन के बारे में ये स्टूडेंट आके पूछते हैं उनसे कि अगर शादी होएगी नहीं और आप शादी के अगेंस्ट हो तो बच्चों को कौन पालेगा। तो वो कहते हैं बच्चों को कम्यून पालेगा, और काफ़ी अरसों तक कम्यून ही पालता है। अब एक जो न्यूक्लियर फैमिली आज के टाइम पे आ गई, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि लड़का या लड़की अपने ही पेरेंट्स को रोल मॉडल मानने लग जाता है और वो अपने पेरेंट्स जैसे ही बन जाता है। इस वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं अब उनके पेरेंट्स में, वही प्रॉब्लम जो बच्चे होते हैं उनमें भी पास आउट हो जाती है, और इस वजह से जो सोसाइटी की स्थिति है वो ख़राब होती जा रही है। तो उनका मानना ये था कि कम्यून में अगर बच्चे पले बढ़े, इंस्टेड ऑफ एक माता पिता के उनके बहुत सारे अंकल आंटी हुए, तो जो बच्चा होगा वो काफ़ी चीज़ें सीख पाएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें अब्जॉर्ब कर पाएगा। ऑफकोर्स रिस्क रहेगा कि गंदी चीज़ें भी अब्जॉर्ब कर ले, पर काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख पाएगा। वो मल्टी स्पेशलिटी का बंदा हो सकता है, वो काफ़ी चीज़ें मास्टर कर सकता है, जस्ट बिकॉज उसके पास काफ़ी सारे लोग हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए ज़िंदगी को। इस अप्रोच के ओशो काफ़ी हद तक पक्ष में थे, और वो चाहते थे कि कम्यून वाली मेंटालिटी बहुत सारे लोग माने, और कम्यून वाली मेंटालिटी उन्होंने रजनीशपुरम में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी थी काफ़ी हद तक। मैं कंप्लीट फेवर में नहीं हूँ, पर उनका ये ओपिनियन था और मैं आपके साथ बिल्कुल वैसा ही शेयर कर रहा हूँ। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में बात करते हैं कि उनसे एक स्टूडेंट आके पूछते हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में आपका क्या कहना है। वो कहते हैं मैं फेमिनिस्ट मूवमेंट के स्ट्रिक्ट अगेंस्ट हूँ, मैं नहीं बिलीव करता है न्यू एज मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि जो वुमेन कर रहे हैं वो एक तरीके से रिएक्शनरी मूवमेंट है। वो स्टैंड सही चीज़ के लिए कर रहे हैं कि उन्हें दबाया गया, उनका हक छीना गया, वो स्टैंड सही चीज़ के लिए कर रहे हैं, पर वो जो कर रहे हैं वो एक तरीके से मेन को ही मान रहे हैं कि मेन की ज़रूरत ही नहीं है। अब जो वुमेन है वो काम जाके कर रहे हैं जो मेन करते थे, और ये कह रहे हैं कि मेन की ज़रूरत नहीं है सोसाइटी में। ये कहना भी बिल्कुल गलत है। एक तरीके से आपके साथ जो हुआ है वो दूसरों के साथ आप वापस करना चाहते हो, चाहे उनका डायरेक्ट प्रभाव नहीं हुआ आप पर। तो ओशो जो थे वो काफ़ी अगेंस्ट द न्यू एज मूवमेंट के। वो कहते थे कि जो वुमेन है बस मेन को चैलेंज करने के चक्कर में अपनी फेमिनिननेस खो रही है। वो जो सॉफ्ट फीचर्स थे उनके, वो जो भोलापन था, वो जो प्यारी आवाज़ थी, वो सब चीज़ें खो रही है और एक तरीके से मैस्कुलिन बन रही है, मेल जैसे बन रही है। अब वो कहते हैं कि अगर फीमेल मैन को हरा भी दे तो वो एक तरीके से मैन ही बन जाएगी, जैसा कि काफ़ी लोगों के साथ होता है। जब दो एनिमीज वॉर पे जाते हैं तो कभी ना कभी वो एक दूसरे जैसे ही बन जाते हैं, जिसको हराने की कोशिश कर रहे होते हैं वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि वो हरा ही नहीं सकते वैसा बने बिना। एनिमीज की तरह सोचे बिना को किसी एनिमी को हराया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए कहा जाता है एनिमीज अपने हमेशा वाइजली चूज़ करें, क्योंकि जो भी आपके एनिमीज हो गए आप बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे, आप वैसे ही सोचने लग जाएंगे। तो इसीलिए ओशो इसके अगेंस्ट थे फेमिनिन मूवमेंट के, और वो चाहते थे जो वुमेन है वो अपनी फेमिनिननेस मेंटेन रखें, प्योरिटी मेंटेन रखें, जो उनका बोलचाल है वैसा मेंटेन रखें। जो मैन ने गलतियाँ करी हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, पर ऐसा ना कहें कि मैन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, मैन के बिना ही काम चल जाएगी, मैन के बिना ही सोसाइटी चल जाएगी। मदरहुड एंड बर्थ कंट्रोल। तो मदरहुड एंड बर्थ कंट्रोल पे उनका ये कहना है कि एक मदर का बहुत बड़ा रोल है बच्चे को बड़ा करने के लिए। अब ये प्रूवन फैक्ट है कि जब एक छोटे बच्चे को बचपन में इनफ अटेंशन नहीं मिलता तो उनके अंदर काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, सोशियोपैथिक हो सकती है, साइकोपैथिक हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब ये वुमेन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने चाइल्ड को रेस करे। अब बर्थ कंट्रोल पे ये कहते हैं कि वो बर्थ कंट्रोल के फॉर थे, वो कहते हैं 20th सेंचुरी का बेस्ट इन्वेंशन है बर्थ कंट्रोल, और ये भी तब जब काफ़ी लोग अगेंस्ट थे। अभी यूएसए में अबॉर्शन इलीगल हो गया है, ठीक है, पर वो अगर अभी होते तो वो स्ट्रिक्टली इसके अगेंस्ट बोलते और वो कहते कि अबॉर्शन इज़ द बेस्ट थिंग। अब उनका मानना ये था और मेरा भी मानना ये है कि सोल इमॉर्टल है, तो और अगर हमने बॉडी रिजेक्ट कर ली तो क्या किया। अगर जो माँ है वो प्रेग्नेंट है और वो रेडी नहीं है बच्चे को पालने में, इंस्टेड कि उसे इस दुनिया में लाया जाए और सफ़र कराया जाए, उसको एक तरीके से शांतिपूर्वक गुजर जाना बेहतर होगा। और वो कहते थे कि जो जब बच्चा पैदा होता है वो एक तरीके से क्लीन स्लेट होता है, उस पर जो भी लिख दिया जाए वो छप जाता। तो बहुत ही नाजुक होते हैं बच्चे, और बच्चों का पैदा होना उस परिवार में जिसमें दोनों माता पिता उनका अच्छा ध्यान रख सकें, अच्छे से प्यार कर सकें, बहुत ज़रूरी है। वरना जो बच्चा होगा वो सोसाइटी पे गलत इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस कर देगा, सोसाइटी को प्रूव करने की जगह वो घटा देगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बुक ऑफ वुमेन में लिखी गई हैं। ओशो ने काफ़ी चीज़ें बताई हैं इस किताब में, और काफ़ी चीज़ें वो बहुत सारे डिस्कोर्स में भी बताते हैं। आप उनकी किताबें खरीद सकते हैं, इस पर्टिकुलर किताब को पढ़ सकते हैं। कोई टॉपिक आपको पसंद आया इस किताब में तो कमेंट पे डाल सकते हो, कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट पे डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।